नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एडवांस क्लासेस की डिजिटल मंच पर। मैं एमपी कनक आपका हार्दिक अभिनंदन और दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों आज यहां पर हम प्रारंभ करने वाले हैं एक प्रश्नोत्तरी। क्या मित्रों, हिंदी भाषा व्याकरण के हम प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने वाले हैं मित्रों। और यहां पर मैं बिल्कुल आपको जीरो से लेकर चलूंगा मित्रों। यहां पर हमने पहले एक एक बिंदु की यहां पर प्रश्नोत्तरी हम यहां पर करने वाले और बेहतरीन प्रश्नों के साथ यहां पर मिलने वाले मित्रों आपसे। अब देखना मित्रों, यहां पर सबसे पहले यदि बात करते हैं तो सबसे पहले जो हिंदी है एक भाषा है, हिंदी की एक भाषा है, तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय से। क्या मित्रों, हिंदी भाषा व्याकरण के सामान्य परिचय से हम यहां पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने वाले हैं मित्रों। देखिए मित्रों, ज्यादा विलंब ना करते हुए हम यहां पर डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी पे हम चलते हैं। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे मित्रों। यहां पर पहला प्रश्न है आपका कि जो भाषा शब्द, क्या मित्रों ध्यान से देखना, भाषा शब्द, जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है। क्या पूछा गया है मित्रों प्रश्न कि भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, कि भाष है या भाष है या भाष, कौन सी धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है मित्रों। तो मित्रों एक बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भाषा शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई मित्रों, तो भाष धातु से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। किस धातु से मित्रों, भाष धातु से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। देखिए मित्रों, अब देखना, यदि भाषा धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले बात करते हैं जो भाषा शब्द है ये संस्कृत की भाषा धातु से बना है। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है मित्रों वो क्या होता है भाई, बोलना अथवा विचार प्रकट करना। बोलना अथवा क्या होता है भाई, विचार प्रकट करना। बोलना अथवा विचार प्रकट करना, बोलना अथवा क्या हो जाएगा, विचार प्रकट करना यहां पर हो जाएगा मित्रों, बोलना अथवा विचार प्रकट करना। तो पहला ही प्रश्न अपना क्या है कि भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो संस्कृत की भाषा धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बोलना है अथवा विचार प्रकट करना है, प्रकट करना है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है भाषा सीखने का सर्वमान्य क्रम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा सीखने का सर्वमान्य क्रम, भाषा सीखने का हो या भाषा सिखाने का हो या मित्रों भाषाई कौशल का क्रम। क्या मित्रों, भाषाई कौशल का भी विकास क्रम यदि आपसे पूछा जाए तभी उसका आंसर यही होना है। क्या मित्रों की भाषाई कौशल पूछे या आपके भाषा सीखने या सिखाने का सर्वमान्य क्रम पूछे, या क्या मित्रों आपसे वैज्ञानिक क्रम पूछे। क्या पूछे भाई, आपसे वैज्ञानिक क्रम यदि आपसे पूछा जाए, वैज्ञानिक क्रम भी, तो वैज्ञानिक भाषा का जो वैज्ञानिक क्रम है मित्रों वो भी कौन सा है, वो भी आपका यही हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा देखना यहां पर। अब यहां विकल्प हम देख लेते हैं मित्रों। पहला विकल्प है बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बिल्कुल यहां पर जो विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर आपका कौन सा, विकल्प नंबर जो आपका दूसरा है वो बिल्कुल सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। यदि मैं इसको याद करने की यदि बात की मुझे, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, सुबो पली से। इसको आप याद कर सकते हो कैसे मित्रों, सुबो पली से आप इसको क्या कर सकते हो भाई, याद कर सकते हो। सु से सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या हो जाएगा, लिखना। और यदि आप एक तरीका और है वो क्या है आपका SBPL। क्या मित्रों, SBPL है, गांव में होते हमारे SBPL, स्टेट BPL, यानी कि SBPL। एस से सुनना, बी से बोलना, पी से पढ़ना और एल से लिखना। तो आपका जो सर्वमान्य क्रम है, वैज्ञानिक क्रम है या भाषाई कौशल का जो सही क्रम है मित्रों वो कौन सा है भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न भी आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि दिव्यांग बालकों को पढ़ाने के लिए, क्या मित्रों, दिव्यांग बालकों को पढ़ाने के लिए भाषा के किस रूप का, प्रश्न क्या है मित्रों, भाषा के किस रूप का, भाषा के किस रूप का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाषा के रूप की यदि चर्चा करें मित्रों की भाषा के जो रूप है वो कितने हैं, तो भाषा के मित्रों मुख्य रूप यदि बात की जाए तो मुख्य रूप होते मित्रों कितने, दो होते हैं। एक तो मौखिक भाषा, एक होती है आपकी कौन सी, लिखित भाषा। लेकिन आप प्राय जो बात करें तो भाषा के हम 3 रूपों की यहाँ पर चर्चा करते हैं मित्रों। कितने रूपों की भाई, 3 रूपों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। वो 3 रूप कौन कौन से, तो देखना
भाषा के रूप की यदि चर्चा करें तो पहला जो आपका रूप होता है मित्रों, होता है कौन सा? मौखिक भाषा। कौन सा होता है भाई? मौखिक भाषा। पहला रूप हो जाएगा कौन सा आपका? मौखिक भाषा। दूसरा जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा आपका? लिखित भाषा। मौखिक भाषा और आपका लिखित भाषा। और तीसरे रूप की यदि चर्चा करें तो हो जाएगा कौन सा? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हो जाएगा मित्रों। भाषा का यदि सबसे सरल रूप की चर्चा करें तो वो मौखिक भाषा है, और यदि सबसे कठिन रूप की यदि चर्चा करें तो वो कौन सा है? सांकेतिक भाषा है। और यदि सरल एवं कठिन रूप की चर्चा करें तो वो लिखित भाषा है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा, और लिखित जो भाषा होती है सरल भी होती है और कठिन भी होती है। तो यहां पर जो हमारा सही विकल्प है वो कौन सा है मित्रों? सांकेतिक। क्या हो जाएगा मित्रों? सांकेतिक भाषा का अधिकतर यहां पर क्या होता है? प्रयोग होता है। चले मित्रों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न आ चुका है हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। क्या है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, क्या मित्रों? ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यहां पर परिभाषा दी है मित्रों किसकी? भाषा की, कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। और प्रश्न पूछा गया उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? जो यहां पर परिभाषा दी गई है ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ध्यान रखना मित्रों, ये जो परिभाषा दी है मित्रों ये आपके स्वीट महोदय ने दी है। किसने दी है मित्रों? स्वीट महोदय ने यह परिभाषा आपकी दी है कि विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। यहां पर चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? ध्यान से पढ़िए मित्रों प्रश्न को। क्या है कि भाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? यानी कि जो भाषा है, भाषा का जो प्रावधान है ये भारत के संविधान में है, और है तो कौन से भाग में है? कौन से अनुच्छेद में? तो मित्रों देख लेते कि जो भाषा का जो प्रावधान है मित्रों, ध्यान रखना, भाषा का प्रावधान की यदि चर्चा करें तो क्या है कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है? भाषा का प्रावधान है। ये अनुच्छेद की बात करें, और यदि बात करें कि भाई साहब अनुसूची कौन सी है, यदि अनुसूची की हम यहां पर चर्चा करें मित्रों की अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी? आपकी 8वीं अनुसूची। कौन सी मित्रों? 8वीं अनुसूची हो जाएगी। और यदि बात करें कि भाग कौन सा, तो संविधान का जो भाग 17, कौन सा मित्रों? संविधान का जो भाग 17 है उसमें किसका उल्लेख है भाई? आपका भारतीय भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, अनुसूची 8वीं है, और भाग कौन सा है? भाग 17 है। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तीसरा, भाग 17। चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अब बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। प्रश्न क्या कहता है आपका? देखिए अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्न में से मृत भाषा है, यानी कि यहां पर आपको 4 विकल्प दिए हैं और पूछा है कि निम्न में से मृत भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, या फिर क्या है आपका पाली है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, क्या मित्रों? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए क्या मित्रों कि ये जो आपकी मृत भाषा है ये आखिर होती क्या है। यदि हमें यह पता होगा तभी हम यहां पर आंसर दे पाएंगे, अन्यथा यहां पर हम जवाब नहीं दे पाएंगे मित्रों। तो ध्यान से देखिए मित्रों, मृत भाषा क्या होती है? मृत भाषा क्या होती है? ध्यान से सुनिए। मृत भाषा वे भाषाएं होती है जिनका प्राचीन काल में प्रयोग होता था, कि वे भाषाएं जिनका प्राचीन काल में प्रयोग होता था लेकिन वर्तमान काल में उन भाषाओं का प्रयोग नहीं होता है, उन भाषा को हम क्या कहते हैं? मृत भाषा कहते हैं। तो मित्रों आपको पता है हिंदी वर्तमान काल में प्रयोग हो रही है, और आपकी संस्कृत भी बिल्कुल पहले होती थी और वर्तमान काल में भी संस्कृत का प्रयोग हो रहा है, और अंग्रेजी का भी वर्तमान काल में प्रयोग हो रहा है। और देखिए मित्रों पाली जो भाषा है इसका पहले प्रयोग होता था लेकिन वर्तमान काल में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है मित्रों। तो यहां पर आपकी जो मृत भाषा हो जाएगी उसका सही विकल्प जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा भाई? पाली भाषा यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों।
क्योंकि आपको पता है कि जो पाली भाषा है, यानी कि जो एक बार आपको पता हो, यदि जीके की बात करें तो एक प्रश्न आता है हमारा कि मृत नदी, क्या मित्रों मृत नदी, तो आपको पता मृत नदी जैसे वहां पर प्रश्न पूछा जाता है हम तुरंत वहां पर आंसर देते कौन सा, सरस्वती नदी, जो कि पहले बहती थी लेकिन वर्तमान काल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, मृत नदी कहते हैं। और यहां पर हमारी जो मृत भाषा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी मित्रों, पाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों, पाली आपकी भाषा हो जाएगी। बढ़ते हैं मित्रों आगे, अगला प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कि भारतीय भाषाएं, क्या मित्रों भारतीय भाषाएं विश्व के, भारतीय भाषाएं विश्व के किस भाषा परिवार में आती है। देखिए मित्रों जो आपका विश्व का भाषा जो परिवार है, यदि बात करके पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। क्या मित्रों, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। क्या मित्रों पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं, क्या मित्रों लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। कितनी मित्रों, 3000 भाषाएं बोली जाती है। 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में, क्या मित्रों 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। कितने भाषा परिवार, 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 13 भाषा परिवारों में इन्हें बांटा गया है। और मित्रों बात करें तो सबसे बड़ा जो परिवार है, जो 13 भाषा परिवार है, इन 13 भाषा परिवारों में जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो मित्रों कौन सा है, वो है भारोपीय परिवार। कौन सा है भाई, भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार में हमारी भारतीय भाषाएं आती है, क्योंकि भारोपीय परिवार में यदि बात की जाए तो इसमें भारत की भाषाएं और आपकी यूरोप की भाषाएं इसमें आ जाती है। मित्रों यहां पर प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि जो भारतीय भाषा है इनको किस भाषा परिवार में रखा गया है। तो मित्रों यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, भारोपीय परिवार। कौन सा परिवार हो जाएगा, भारोपीय परिवार यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। चले मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से भाषा की विशेषता नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। यहां पर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से भाषा की विशेषता नहीं है, यानी यहां पर 3 तो भाषा की विशेषता होगी और 1 नहीं होगी। देखिए विकल्प, भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है मित्रों। भाषा जो है ये अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित की जाती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भी बिल्कुल आपका सही है कि जो भाषा है ये अनुकरण से सीखी जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है मित्रों। बिल्कुल जो भाषा है वो अनुकरण से सीखी जाती है। तीसरा प्रश्न है भाषा परिवर्तनशील है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो भाषा है ना वो परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तन होती रहती है। अगला यहां पर चौथा विकल्प है भाषा साध्य है न कि साध्य, बिल्कुल यही बात है मित्रों। यहां पर यही विकल्प आपका क्या हो जाए, गलत, क्योंकि जो भाषा है ना वो क्या है मित्रों, वो साधन है। भाषा क्या है, साधन है। क्योंकि जैसे मेरे मन में कोई विचार है, उन विचारों को मैं आपको जिस माध्यम से पहुंचा रहा हूं तो वो किस माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो ये जो भाषा है ना वो साध्य नहीं है, भाषा क्या है, साधन है। तो यहां पर क्या है, भाषा साधन है। और यहां पर पूछा गया, कहा है यहां पर विकल्प में कि भाषा साध्य है न कि साधन। तो ध्यान रखना यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा की विशेषता नहीं है। क्योंकि यहां पर होना चाहिए कि भाषा साधन है न कि साध्य। चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए मित्रों इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहां पर प्रश्न को, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग, क्या मित्रों राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग या समिति गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि भाई साहब जो राजभाषा आयोग है इसका गठन कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, कि कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि यहां पर राजभाषा आयोग का गठन होगा। अब यहां पर बात करें तो मित्रों यहां पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 344। कौन सा मित्रों, आपका अनुच्छेद 344 में यह उल्लेख है। चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न 21वें संविधान संशोधन, ध्यान से देखिए मित्रों इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। क्या कहता है आपका यह प्रश्न कि भाई साहब 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची, क्या मित्रों अनुसूची कौन सी भाई, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। यहां पर देखिए मित्रों यदि बात करें
ध्यान से देखिए मित्रों, यहां पर यदि बात की जाए तो यहां पर है कि जो सबसे पहले यदि भारतीय संविधान जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं थी मित्रों, पहले वो भाषाएं कितनी थी भाई? 14 थी। कितनी भाषाएं थी मित्रों? 14 भाषाएं थी। इसमें एक भाषा जोड़ी गई। क्या मित्रों? इसमें एक भाषा जोड़ी गई और यहां पर क्या हो जाएगी मित्रों? 15। अब एक भाषा कब जोड़ी गई मित्रों? तो ये एक भाषा जोड़ी गई थी जो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ। क्या मित्रों? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो यहां पर आपकी एक भाषा जोड़ी गई मित्रों, वो भाषा थी कौन सी आपकी भाई? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी आपकी? सिंधी भाषा यहां पर जोड़ी गई। तो भाषा कितनी होगी आपकी मित्रों? यहां पर 15 भाषा हो गई। इसके बाद यदि बात करें तो 71वां संविधान, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन की यदि चर्चा करें मित्रों, 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ कब? 1992। कब हुआ मित्रों? 1992 में। कब हुआ भाई? 1992 में ये आपका संविधान संशोधन हुआ। 71वां कब हुआ? 1992 में हुआ। इसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई है। कौन कौन सी? ध्यान रखना मित्रों, जो आपकी है कोंकणी। पहली कौन सी हो जाएगी मित्रों? कोंकणी भाषा आपकी यहां पर जोड़ी गई है। कोंकणी और मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और एक भाषा है हमारी, वो कौन सी मित्रों? नेपाली। कौन सी भाषा है भाई? नेपाली। तो यहां पर देखिए 3 भाषा यहां पर जोड़ी गई, जिसे हम याद कर सकते हैं कॉमन के हिसाब से। क्या मित्रों? यहां पर आप किससे याद कर सकते हो? इसकी जो याद करने की जो ट्रिक है, आप इसे कैसे याद कर सकते हो भाई? कॉमन। कैसे याद कर सकते हो भाई? कॉमन के हिसाब से आप इसे याद कर सकते हो, क्योंकि कॉमन में देखो कोंकणी, मणिपुरी और क्या हो जाएगी आपकी? नेपाली। तो 3 भाषाएं जो 71वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई और जब 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी गई है मित्रों, तो यहां पर जो आपकी भाषा हो जाएगी 15 यहां पर हो गई थी। तो 15 और 15 के यहां पर 3 जुड़ी और यहां पर कितनी भाषाएं होगी आपकी भाई? 18 भाषाएं। कितनी भाषा होगी आपकी? 18 भाषाएं यहां पर आपकी हो गई और यहां पर जो आपकी भाषा है वो कितनी होगी मित्रों? 15। अब और बात करें तो यहां पर एक संविधान संशोधन और हुआ मित्रों, ध्यान रखना। एक संविधान संशोधन और हुआ, वो कब हुआ? ध्यान रखना, वो है आपका 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ मित्रों, ये हुआ कब? 2003 में। कब हुआ भाई? 2003 में संविधान संशोधन हुआ। इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई मित्रों। कितनी भाषाएं जोड़ी गई भाई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब कौन कौन सी यहां पर भाषाएं जोड़ी गई वो देखिए। यहां पर जो भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी देखना। तो यहां पर बात करें सबसे पहले कि कौन सी भाषा यहां पर जोड़ी गई, तो एक भाषा थी कौन सी आपकी भाई? मैथिली। एक जो भाषा थी वो कौन सी थी आपकी भाई? मैथिली भाषा थी। और एक भाषा थी आपकी बोडो। कौन सी मित्रों? आपकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? बोडो थी। और एक थी कौन सी? डोगरी। डोगरी थी। और यदि बात करें चौथी भाषा की तो वो भाषा थी कौन सी मित्रों? आपकी संताली भाषा। कौन सी थी भाई? संताली भाषा। यदि हम इसे याद कर सकते तो हम ऐसे याद कर सकते मेथी कि मेथी बूढ़ी डोकरी की थाली में। क्या मैं मित्रों यदि हम इसे याद कर सकते तो इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है भाई? मेथी बूढ़ी डोकरी की थाली में। जो मेथी है बूढ़ी डोकरी की थाली में है। तो मित्रों यहां पर भाषाएं कितनी होगी आपकी भाई? 4 भाषाएं होगी। तो देखिए यहां पर कि यहां पर सबसे पहले हमने बात की तो यहां पर भाषाएं कितनी होगी भाई? आपकी 18 हो गई। और यहां पर यदि सिंधी जुड़ी तो यहां पर भाषाएं कितनी होगी मित्रों? आपकी 15 भाषाएं यहां पर हो गई। अब 18 के बाद यहां पर क्या मित्रों? यहां 18 प्लस कितनी भाषाएं जुड़ी भाई? 4 भाषाएं जुड़ गई। और वर्तमान में जो भाषाएं मित्रों वो कितनी भाई? 22 भाषा है। यानी यहां पर जो हमारा है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है भाई? वर्तमान में 22 भाषा है इसमें। और कौन से अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 343 से 351 है। लेकिन यहां पर हमें जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है भाई? 21वां संविधान संशोधन। कौन सा मित्रों? एक आपका 21वां संविधान संशोधन है जो यहां पर दिया हुआ है। और यहां पूछा गया कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका सिंधी यहां पर आपका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों। चले मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को मित्रों। देखना, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? क्या मित्रों? निम्न में से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? अब बताओ, आपको पता है कि भाषाओं की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत भाषा है। भाषाओं की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत, अपभ्रंश, पाली और कौन सा मित्रों? प्राकृत है। अब देखना इधर, यदि मैं बात करूं मित्रों यहां पर, तो देखिए, यदि मैं आपसे हिंदी भाषा का उद्भव विकास पूछूं तो सबसे पहले बात करें मित्रों कि यहां पर जो संस्कृत भाषा है, जो भाषाओं की क्या है मित्रों? जननी है। भाषाओं की जो जननी है वो कौन है भाई? संस्कृत है। भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। अब संस्कृत जो भाषा है इसके दो भाग हुए। क्या मित्रों? इसके दो भाग हुए। एक भाषा थी कौन सी? आपकी वैदिक संस्कृत। एक आपकी कौन सी थी भाई? वैदिक संस्कृत। एक तो आपकी वैदिक संस्कृत हुई और एक हुई मित्रों कौन सी? आपकी लौकिक संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृत हुई। अब जो लौकिक संस्कृत थी मित्रों, क्या लौकिक संस्कृत थी, इसमें कुछ बदलाव होते गए। वैदिक संस्कृत में तो केवल वेद पुराण लिखे गए। क्या मित्रों? जो वेद पुराण लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए? तो वैदिक संस्कृत में लिखे गए, जबकि लौकिक संस्कृत में कुछ बदलाव होते गए हैं। अब देखना इसमें जो बदलाव हुए कैसे मित्रों, देखना। लौकिक संस्कृत की बात करें तो सबसे लौकिक में से क्या निकली मित्रों? पाली निकली। क्या निकली मित्रों? पाली निकली। और पाली में से जो निकली मित्रों वो क्या निकली? पाली। और क्या निकली मित्रों? प्राकृत निकली। और प्राकृत से क्या निकली मित्रों? अपभ्रंश निकली। क्या निकली भाई? अपभ्रंश निकली। और आपको पता है अपभ्रंश से ही किस भाषा का उल्लेख हुआ है, यानी किस भाषा का उद्भव हुआ है? तो मित्रों अपभ्रंश भाषा से ही। क्या मित्रों? अपभ्रंश भाषा की एक शैली, आपकी कौन सी? एक आपकी शैली है, एक उसकी जो भाग है वो कौन सी भाई? सौर श्रेणी अपभ्रंश। कौन सा मित्रों? सौर श्रेणी अपभ्रंश है। और जो सौर श्रेणी अपभ्रंश है मित्रों, इस सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही किस भाषा का उद्भव हुआ? वो किस भाषा को भाई? हिंदी भाषा का हुआ। कब किसका हुआ मित्रों? हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो यहां पर देखिए प्रश्न, बताओ सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो कौन सी? आपका यहां पर सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? संस्कृत भाषा है। क्योंकि देखना संस्कृत से सारी भाषाएं निकली है। तो यहां पर जो प्राचीनतम यदि भाषा की बात की जाए तो यहां पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? संस्कृत भाषा यहां पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगला है भाषा उच्चारण अवयवों से। ध्यान से देखिए मित्रों, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक। क्या मित्रों? यादृच्छिक। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। क्या मित्रों? ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह परिभाषा है मित्रों। ये क्या है भाई? आपकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है भाई साहब? कि यहां पर जो ये परिभाषा दी है किस विद्वान के द्वारा दी गई है? यहां पर यही हमारा क्या है मित्रों? आंसर है कि बताओ किस विद्वान के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो मित्रों यहां पर है पहला विकल्प है पंडित कामता प्रसाद गुरु है, फिर है कौन सा? पतंजलि है, फिर आपका तीसरा विकल्प डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है और यहां पर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है। तो मित्रों यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। क्या मित्रों? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसका सही विकल्प हो जाएगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। बड़े मित्रों आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिए। क्या मित्रों? इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम वो प्रामाणिक। क्या मित्रों? अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम वो प्रामाणिक प्रयोग किस में मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रामाणिक प्रयोग किस में मिलता है? यानी यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो अपभ्रंश शब्द है मित्रों, किसकी बात करें भाई? अपभ्रंश केवल शब्द की बात कर रहे हैं। किसकी? केवल अपभ्रंश शब्द की। यहां पर अपभ्रंश भाषा की बात नहीं की गई है मित्रों, केवल अपभ्रंश शब्द की यहां पर चर्चा की गई है। और अपभ्रंश जो शब्द है कौन सा शब्द है मित्रों? अपभ्रंश शब्द है। इसका सबसे पहले यदि बात की जाए इसका प्राचीनतम या प्रामाणिक जो प्रयोग हुआ है वो मित्रों महाभाष्य में हुआ है। किस में हुआ भाई? महाभाष्य में हुआ है। और जो महाभाष्य है ना ये आपकी पतंजलि के द्वारा लिखित है। महाभाष्य जो लिखा गया है ये किसके द्वारा है? महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा भाई? महर्षि पतंजलि। तो महाभाष्य जो लिखी वो किसने लिखी? महर्षि पतंजलि ने लिखी है। तो किस में उल्लेख है भाई? महाभाष्य में। जो किसका है? महर्षि पतंजलि का है।
चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आ चुका है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको ये प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, कि निम्न में से क्या असंगत है। सबसे पहला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। क्या मित्रों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली और 1969 है। अगला है राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, द्वितीय राजभाषा आयोग अधिनियम 1976 और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975। अब देखिए मित्रों, यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है, आपको सही आंसर यहां पर बताना है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं, बिल्कुल सही है कि जो राजभाषा आयोग था इसका गठन हुआ सन 1955 में और इसके जो अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष का नाम था बीजी खेर। क्या मित्रों, बीजी खेर था, इनकी बाल गंगाधर खेर। क्या मित्रों, बाल गंगाधर खेर था। ठीक है, तो इसका जो राजभाषा आयोग इसके पहले जो अध्यक्ष बीजी खेर है, और कौन सा भाई, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है द्वितीय राजभाषा अधिनियम सन 1976, बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो द्वितीय राजभाषा अधिनियम बना वो सन 1974 में बना। इसमें जो आपके धाराएं थी वो 12 धाराएं थी। कितनी मित्रों, 12 धाराएं थी। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, बिल्कुल सही बात है। प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये बताओ कब तारीख को, 10 जनवरी सन 1975। क्या मित्रों, 10 जनवरी सन 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में, कहां पर मित्रों, महाराष्ट्र में ये आयोजित हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर कहां पर मित्रों, महाराष्ट्र में ये आयोजित हुआ था मित्रों। कौन सा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसका उद्घाटन किया था तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और मित्रों तब से हम यानी कि सन 10 जनवरी सन 2006 से इस कारण हम विश्व हिंदी दिवस मनाना हमने प्रारंभ किया है मित्रों। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यहां पर ये भी सही है और ये भी सही है, तो बिल्कुल यहां पर जो आपका गलत आंसर है वो कौन सा मित्रों, आपका पहला, यानी जो असंगत है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर जो सन है ना मित्रों, यहां पर जो सन है वो कब है, 1960। यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कब हुई भाई, 1960 यानी कि 1960, जबकि यहां पर क्या दे रखा है 1969, और ये आपका क्या है मित्रों, गलत है। तो यहां पर हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। बड़े मित्रों आगे देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है भाषा विज्ञान। क्या मित्रों, भाषा विज्ञान शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। जो भाषा विज्ञान पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी है, तो ध्यान रखना है मित्रों, जो भाषा विज्ञान जो आपकी पुस्तक है, क्या मित्रों, भाषा जो विज्ञान पुस्तक है आपकी, ये हमारे है कौन भाई, जो आपके भोलानाथ जी है ना, भोलानाथ जी ने पुस्तक लिखी है। क्या मित्रों, भोलानाथ जी ने आप ये पुस्तक लिखी, कौन सी, भाषा विज्ञान, क्योंकि भ से भ, तो ध्यान रखना भाषा विज्ञान किसने लिखी भाई, भोलानाथ तिवारी ने पुस्तक लिखी है। आगे बढ़े, अगला है भारत में सर्वाधिक। क्या मित्रों, ध्यान रखना यहां पर जो प्रश्न है बिल्कुल सही प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। क्या है आपका प्रश्न, देखिए ध्यान से, कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है, कि भारत में जो सर्वाधिक जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है मित्रों। ध्यान रखना यहां पर है, देखो हिंदी तो पता है आपको, हिंदी क्या है, एक भाषा है, यानी कि यदि प्रश्न यहां ऐसे होता कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, यहां पर जो आपका आंसर होता कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है, तो हमारा सही आंसर क्या होता, हिंदी होता। लेकिन यहां पर पूछा क्या है मित्रों, बोली। प्रश्न क्या पूछा गया भाई, बोली पूछा गया है, और यदि बोली पूछा गया है तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो कौन सा हो जाएगा, भोजपुरी। ये भोजपुरी हमारा सही विकल्प हो जाएगा मित्रों। चले मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में, ध्यान से देखिए मित्रों, अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग है। अब आपको पता है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने कहा भी कि वैदिक संस्कृत जो है इसमें आपके वेद पुराण लिखे गए, तो किस संस्कृत में, आपकी वैदिक संस्कृत, बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। बिल्कुल मित्रों, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए मित्रों, यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक पुस्तक है हमारी हिंदी भाषा
का उद्गम और विकास। ये पुस्तक किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है, किस विद्वान ने इस पुस्तक का लेखन किया है? तो मित्रों वो हमारे जो लेखक है वो लेखक है कौन? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन है भाई? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी यहां पर आपका सही विकल्प यहां पर हो जाएगा मित्रों, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ये आपका सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं, यहां एक विकल्प ऐसा है जहां पर पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए यदि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो आपको पूर्वी जो हिंदी है उसकी बोलियां आपको पता होनी चाहिए कि जो पूर्वी हिंदी है इसमें कितनी बोलियां है और कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना मित्रों, जो आपकी पूर्वी हिंदी है, पूर्वी जो हिंदी है इसमें 3 बोलियां है मित्रों। जो पूर्वी हिंदी है इसमें 3 बोलियां है। अब 3 बोलियां कौन कौन सी, तो ध्यान रखना मित्रों, इसकी जो 3 बोलियां है वो कौन सी है? अवधी है। एक जो बोली है मित्रों वो कौन सी भाई? अवधी है। एक है बघेली, अवधी बघेली। और तीसरी जो मित्रों आपकी बोली है वो कौन सी भाई? छत्तीसगढ़ी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो यहां पर जो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां है मित्रों कितने भाई? 3 बोलियां है किसकी? पूर्वी हिंदी की। एक बोली तो कौन सी आपकी भाई? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां है किसकी? पूर्वी हिंदी की। किसकी बात करें मित्रों हम यहां पर? पूर्वी हिंदी की यहां पर बात करें। जो पूर्वी हिंदी है ये आपकी क्या है? हिंदी भाषा की उपभाषा है। चले तो यहां पर देखो, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। बताओ कौन सी नहीं है मित्रों? बिल्कुल कौन सी नहीं है भाई? बुंदेली यहां पर ये नहीं है किसकी? पूर्वी हिंदी की। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पर मित्रों, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? अब देखो मित्रों प्रश्न बहुत अच्छा है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बिल्कुल सही आंसर, यहां पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ कब हुआ भाई? 1955 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा अधिनियम 1963। क्या मित्रों ध्यान से देखिए, प्रथम जो राजभाषा अधिनियम है ये 1963 का संशोधित अधिनियम कब प्रकाशित हुआ? देखिए मित्रों, जो प्रथम राजभाषा अधिनियम था ना वो 1963 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ। क्या मित्रों? उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इसका संशोधित रूप प्रकाशित हुआ। ये कब हुआ? इसका जो संशोधित रूप प्रकाशित हुआ से सन 1967 में। कब हुआ मित्रों? सन 1967 में, 1967 में ये प्रकाशित हुआ मित्रों। और इसमें जो धाराएं थी ना वो 9 धाराएं थी। कितनी मित्रों? 9 धाराओं का इसमें क्या था भाई? उल्लेख था। यानी इसमें जो धाराएं थी वो कितनी थी मित्रों? 9 धाराएं थी। 9 धाराओं का इसमें क्या हुआ मित्रों? उल्लेख हुआ। जबकि आपको पता ये तो पहला है। और दूसरा जो आपका अधिनियम है वो कब हुआ भाई? 1976 में। कब हुआ? 1976 में। इसमें कितनी धाराएं थी भाई? 12 धाराएं। इसमें कितनी मित्रों? आपकी 12 धाराएं थी, जो कब हुआ? 1976। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है द लिंग्विस्टिक। क्या मित्रों? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भाषा सर्वेक्षण। क्या मित्रों? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात इसे कहते हैं भाषा सर्वेक्षण शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक है आपकी कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भाषा सर्वेक्षण जो पुस्तक है ये किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है मित्रों? बिल्कुल नाम से पता लग रहा है कि कोई भारतीय विद्वान तो नहीं होना चाहिए। यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर कौन सा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या मित्रों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह पुस्तक लिखी है मित्रों। इसका सही आंसर क्या था भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है भारतीय संविधान में भाषा का प्रावधान है। जो भारत का संविधान में से भाषा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? बिल्कुल हम यहाँ पर पहले बात कर चुके हैं मित्रों, यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका जो आंसर होना है बिल्कुल सही होना चाहिए मित्रों। यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से कौन सा? 351 तक क्या है? भाषा का प्रावधान है। अगला प्रश्न
अपभ्रंश भाषा का काल निम्न में से है। जो अपभ्रंश भाषा है इसका जो काल है इनमें से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपभ्रंश भाषा है इसका जो काल है वो क्या है मित्रों। देखिए मित्रों यहां बात कर लेते थोड़ी कि यहां पर है अपभ्रंश भाषा के, आपको पता है अपभ्रंश जो भाषा इसकी उत्पत्ति किस भाषा से। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर पाली, सबसे पहले किसकी बात करते हैं भाई? पाली भाषा की बात करते हैं। जो पाली भाषा है और पाली भाषा से किसका उद्भव हुआ भाई? आपका प्राकृत का। किसका भाई? प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ और प्राकृत से क्या निकली मित्रों? आपकी अपभ्रंश निकली। क्या निकली भाई? अपभ्रंश निकली। तो ध्यान होना चाहिए आपका कि कब इनका समय काल है, काल क्या है इनका। तो देखिए मित्रों पाली जो भाषा है इसके यदि इसकी काल की बात करें तो सबसे पहले जो इसका काल है मित्रों वो क्या है? यानी इसका काल ईसा पूर्व है या फिर क्या है आपका? ईसवी है। ईसा पूर्व है या फिर क्या है मित्रों? ईसवी है। ये आपको क्या होना चाहिए भाई? ध्यान। सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों यहां से कि जो अपभ्रंश भाषा इसका जो काल है क्या मित्रों? इसका जो काल है वो क्या है? 500 ईस्वी। क्या मित्रों? 500 ईस्वी से क्या है मित्रों? 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से क्या है? 1000 ईस्वी है। किसका काल है मित्रों? ये जो काल है ये किसका है भाई? आपका 500 से 1000 ईस्वी। ये किसकी भाषा? आपकी प्राकृत भाषा है। कौन सी भाई? सॉरी अपभ्रंश भाषा है। और यदि यहां इसकी बात करें मित्रों तो यहां पर इसका हो जाएगा 1 ईस्वी। क्या मित्रों? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और यदि यहां पर बात करें तो 500 ईसा पूर्व। क्या मित्रों? 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक या फिर 1 ईसा पूर्व। क्या भाई? 1 ईस्वी तक या फिर 1 ईसा पूर्व। 1 ईस्वी तक। क्या मित्रों देखना 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और यहां पर क्या? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर है मित्रों वो क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ये हमारा सही आंसर है, हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है भाई? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है हमारा सही विकल्प। चले अगले प्रश्न में, हिंदी भाषा का उद्भव विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से कब माना जाता है? हिंदी भाषा का जो उद्भव विकास हुआ मैंने बताया आपको कि संस्कृत भाषा से हुआ और किस भाषा से? तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। लेकिन हुआ कब? तो मित्रों ध्यान रखना 1000 ईस्वी में। कब हुआ भाई? 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ। किससे? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किससे मित्रों? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। कब हुआ मित्रों? 1000 ईस्वी में। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? 1000 ईस्वी। क्या हो जाएगा भाई? 1000 ईस्वी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण रूप माना जाता है कि जो भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो कौन सा है? हमने बात की थी भाषा के जो रूप थे वो कितने थे मित्रों? 3 रूप थे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। 3 रूप हमने यहां पर देखे। लेकिन बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है यानी सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा का रूप माना जाता है मित्रों वो कौन सा है? लिखित भाषा। यानी बात करें तो लिखित भाषा जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान होना चाहिए आपको कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, यानी कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। यानी यहां पर आपको पता क्या होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां जो है वो कितनी है और कौन कौन सी है। तो देखना यहां पर देख लेते पश्चिमी हिंदी की बोलियां। पश्चिमी हिंदी, यदि पश्चिमी हिंदी की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं मित्रों की पश्चिमी जो हिंदी है इसकी बोलियां कौन कौन सी है। किसकी बात करें मित्रों? पश्चिमी हिंदी की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखना जो पश्चिमी हिंदी है इसकी बोलियां कितनी है। तो ध्यान रखना चाहिए जो पश्चिमी हिंदी की पहली जो बोली है वो क्या है? देखना ब्रज, 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 बुंदेली, ब्रज, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, ब्रज बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी,
क्या हो जाएगा मित्रों? कन्नौजी। कन्नौजी। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका पांचवा भेद है मित्रों, वो क्या हो जाएगा भाई? खड़ी बोली। क्या हो जाएगा भाई? खड़ी बोली। तो यहां पर हमने भेद की बात की कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी है इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके भेद होते हैं मित्रों कितने? 5। पहला आपका ब्रज बुंदेली, फिर कौन सा? बांगरू, फिर कौन सा? कन्नौजी, और फिर कौन सा? खड़ी बोली। तो 5 बोलियां है किसमें? पश्चिमी हिंदी में। तो देखे यहां पर ब्रज बिल्कुल यहां पर है, और कन्नौजी भी है, बांगरू भी है, और यहां पर आपका जो सही आंसर है मित्रों वो कौन सा है भाई? राजस्थानी। क्योंकि राजस्थानी तो एक उपभाषा है। क्या मित्रों? राजस्थानी तो एक उपभाषा है। तो यहां पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? राजस्थानी। आगे बात करें, यहां पर अगला प्रश्न आ चुका है मित्रों, देखना, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? जो हिंदी भाषा है इसका जो अनुक्रम, यानी जो इसका उद्भव हुआ, विकास हुआ, किस भाषा से हुआ, सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो मित्रों आपको पता है क्या हो जाएगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और क्या हो जाएगा भाई? हिंदी। तो देखना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और क्या भाई? हिंदी। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? आपका दूसरा, कि संस्कृत, फिर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से किसका उद्भव मित्रों? हिंदी का यहां पर उद्भव हुआ, और ये हमारा सही आंसर है हो जाएगा मित्रों। आगे बात करें कि हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां है, यहां पर जो आंसर है वो ध्यान होना चाहिए मित्रों। यहां पर पूछा गया है कि जो आपकी हिंदी भाषा है, भाषा की कुल कितनी बोलियां है। तो देखना मित्रों, जो हिंदी भाषा है इसकी जो कुल बोलियां है वो कितने भाई? 17। कितनी है? 17 बोलियां इसकी मानी जाती है, और 5 उपभाषा है। क्या मित्रों? 17 बोलियां है और 5 उपभाषा है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और मित्रों कुछ जगह आपको 18 भी मिल सकती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बिल्कुल यहां पर सही प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है। तो ध्यान रखना मित्रों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी मित्रों? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे मित्रों? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किसे मित्रों? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी जो लिपि है ये भी आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी भाई? आपकी देवनागरी लिपि है। यहां पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या मित्रों? भारतीय संविधान के, क्या मित्रों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा है? बिल्कुल सही प्रश्न है मित्रों, कि भारत का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? भारत का, भारतीय संविधान का आपको पता है अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत जो भाषा इसका प्रावधान है। लेकिन कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भाई साहब कि जो भारत की राजभाषा, यानी कि कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा है? यानी राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? हिंदी का जो उल्लेख है वो राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो मित्रों यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 343 में। क्या मित्रों? अनुच्छेद 343। क्या मित्रों? अनुच्छेद 343, या फिर कौन सा मित्रों? एक, अनुच्छेद 343 एक, या फिर कौन सा मित्रों? क। इसमें क्या है? उल्लेख है कि हिंदी भारत संघ की क्या है? राजभाषा है। अनुच्छेद 343 एक, या फिर कौन सा भाई? क क्या कहता है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो कौन सा जगह? तीसरा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। चले मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द किस भाषा का है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है मित्रों, कि जो हिंदी शब्द है ना ये किस भाषा का है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है मित्रों वो कौन सा है भाई? दूसरा सही विकल्प हो जाएगा फारसी। जो हिंदी शब्द है ना ये फारसी भाषा का है, क्योंकि ईरानी लोग जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग? तो फारसी भाषा का है, क्योंकि वो स का उच्चारण क्या करते थे भाई? ह करते थे। तो यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए मित्रों। तो यदि हिंदी शब्द की चर्चा करें, किसकी बात करें भाई? हिंदी शब्द की यदि चर्चा की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फारसी भाषा। यदि फारसी नहीं हो तो आप ईरानी भी यहां पर कर सकते हो। चले मित्रों
अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? जो हिंदी भाषा है इसका प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? मित्रों ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए मित्रों, हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? उदंत मार्तंड है। कौन सा है? उदंत मार्तंड है। हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? उदंत मार्तंड है, क्योंकि 30 मई सन 1826, क्या मित्रों? 30 मई सन 1826 को कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ था। कहां से मित्रों? कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ। कौन सा? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र कौन सा भाई आपका? हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा? उदंत मार्तंड, जो कहां से प्रकाशित हुआ भाई? कोलकाता से। कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ है और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे मित्रों? जुगल किशोर शुक्ल थे। यदि इसके संपादक की बात की जाए मित्रों, क्या इसके संपादक की यदि बात की जाए तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जुगल किशोर थे। कौन थे मित्रों? जुगल किशोर इसके संपादक थे, जुगल किशोर। और कहां से प्रकाशित हुआ भाई? ये प्रकाशित हुआ कहां से? कोलकाता से प्रकाशित हुआ। 30 मई सन 1826 को हुआ। और मित्रों इसी कारण, क्या मित्रों? इसी कारण हम यहां पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस भी हम यहां पर मनाते हैं। मित्रों ध्यान होना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। और मित्रों एक बात आपको और ध्यान होना चाहिए कि जो यहां पर 30 मई सन 1826 को पहला समाचार पत्र था, एक बात और कि जो पत्र था मित्रों, ये जो हमारा पत्र था कौन सा? उदंत मार्तंड, ये क्या था भाई? साप्ताहिक पत्र था। क्या था मित्रों? साप्ताहिक ये पत्र था, साप्ताहिक पत्र। यानी कि जो पत्र था मित्रों ये कौन सा था आपका भाई? साप्ताहिक पत्र था, यानी सप्ताह में एक बार निकलता था। कौन सा? आपका उदंत मार्तंड। तो ये बात आपको क्या होना चाहिए भाई? ध्यान होना चाहिए। और यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, क्या हिंदी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र यदि आपसे पूछ लिया जाए मित्रों तो वो था कौन सा? आपका समाचार सुधा वर्षण। कौन सा था भाई? समाचार सुधा वर्षण, जो कि 1854, क्या मित्रों? 1854 में यह प्रकाशित हुआ। कहां से भाई? कोलकाता से। कहां से हुआ? यह भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से यह क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। कब हुआ? लेकिन 1854 में हुआ। ये जो समाचार पत्र था ये दैनिक समाचार पत्र था मित्रों। कौन सा था भाई? ये दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र था आपका। कौन सा? समाचार सुधा वर्षण। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि भाई साहब जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो प्रथम समाचार पत्र तो आपका जो सही आंसर होना है वो क्या होना है भाई? उदंत मार्तंड। यदि प्रश्न ऐसा पूछते कि बताओ प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या, तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाता समाचार सुधा वर्षण हो जाता। ठीक है, चले अगला है मित्रों, यहां पर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है मित्रों? ध्यान देना। अगला प्रश्न ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, कि जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान होना चाहिए मित्रों, क्या अंतरराष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, कौन सा दिवस मित्रों? मातृभाषा जो दिवस मनाया जाता है ना, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कितनी तारीख को मित्रों? 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों आपको पता है 21 जून को तो कौन सा विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को कौन सा युवा दिवस मनाया जाता है, और 30 मार्च को आपको पता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए मित्रों, आ चुका है हमारा 35वां प्रश्न। कौन सा भाई? 35वां प्रश्न कि हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। जो हिंदी सप्ताह है ये कब मनाया जाता है? तो मित्रों ध्यान रखना कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, और इसलिए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मित्रों जो हिंदी सप्ताह है ना, ये 14 सितंबर से, क्या मित्रों? 14 सितंबर से लेकर 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर, 14 सितंबर से 20 सितंबर जो सप्ताह मनाया जाता है ना, वो सप्ताह होता है हमारा कौन सा? वो होता है हिंदी सप्ताह। कौन सा हो जाएगा मित्रों? हिंदी सप्ताह हो जाएगा 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर से 20 सितंबर।
अब बात करें मित्रों अगला प्रश्न कि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है। मित्रों ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है, कि ऐसी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है वो कौन सी है। तो देखिए इसका आंसर खरोष्टी है या फिर देवनागरी लिपि है या फिर कौन सा ब्राह्मी लिपि है या फिर यहां पर देवनागरी और ब्राह्मी लिपि यानी कि 2 और 3 दोनों है। बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, खरोष्टी लिपि हो जाएगा, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है ना ये तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे, बाएं से दाएं लिखी जाने वाली जो लिपि है वो कौन सी, देवनागरी है। और देवनागरी लिपि से ही किसका उद्भव हुआ भाई, देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसी कारण ब्राह्मी लिपि है ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जबकि प्रश्न पूछा क्या, दाएं से बाएं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपि है। कौन सा मित्रों, खरोष्टी लिपि है। इसका सही आंसर क्या हो जाए, खरोष्टी लिपि। अगला है कि ऐसा शास्त्र, ध्यान से देखिए मित्रों यहां पर प्रश्न क्या है कि ऐसा शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से, ऐसा शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना वो बोलना सिखाता है। ऐसा शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना वो बोलना सिखाता है। ऐसा शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना वो बोलना सिखाता है क्या कहलाता है, यानी ऐसे शास्त्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए मित्रों ऐसे शास्त्र को कहा जाता है व्याकरण शास्त्र। क्या कहा जाता है मित्रों, व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, व्याकरण शास्त्र इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखना अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिए मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हिंदी भाषा में सबसे पहले व्यवस्थित, क्या मित्रों, हिंदी भाषा में सबसे पहले व्यवस्थित व्याकरण की शुरुआत किसने की। जो हिंदी भाषा इसमें सबसे पहले जो व्यवस्थित व्याकरण है इसकी शुरुआत किसने की। जबकि आपको पता होगा कि सबसे पहले व्याकरण का जो प्रयोग किया है महर्षि पाणिनि ने किया था अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में। जबकि हिंदी में बात करें तो सबसे पहले हमारे विद्वान आते पंडित कामता प्रसाद गुरु। कौन है भाई, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने व्यवस्थित व्याकरण की शुरुआत की थी, किसमें, हिंदी की। और इसीलिए पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। और कुछ विद्वान इनको प्रथम व्याकरण आचार्य भी मानते, कुछ विद्वान क्या मानते हैं, तो प्रथम व्याकरण आचार्य। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो विश्व हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए मित्रों विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ना, इसकी जो तारीख है मित्रों वो कौन सी तारीख है, इसको ध्यान से देखिए। विश्व हिंदी जो दिवस है इसकी तारीख है कितनी, 10 जनवरी। क्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 10 जनवरी। आपको पता है 14 सितंबर को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर कौन सा दिवस आपका भाई, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को, 14 सितंबर को। और 26 जनवरी की यदि बात की जाए मित्रों तो यहां पर हिंदी भाषा लागू दिवस, क्या मित्रों, हिंदी भाषा लागू दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा लागू दिवस मनाया जाता है, हिंदी भाषा लागू दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को भाई, 26 जनवरी को। क्योंकि भारत का जो संविधान है ना, भारत का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी कारण हम 26 जनवरी को हिंदी भाषा लागू दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा लागू दिवस आपका हो जाए कितनी तारीख को, तो 26 जनवरी को हो जाएगा। आगे बात करें कि 10 जनवरी आपको पता है विश्व हिंदी दिवस है। 30 मई को अभी देखा हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस। कौन सा हो जाएगा भाई, हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता जो दिवस मनाया जाता है उसकी तारीख है मित्रों कितनी, 30 मई है। कितनी तारीख है भाई, 30 मई उसकी क्या हो जाएगी, तारीख हो जाएगी। और यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, 10 जनवरी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए कि भाषा का मेरुदंड माना जाता है
मेरुदंड का यदि अर्थ की बात करें मित्रों, तो मेरुदंड का अर्थ हम किससे लेते हैं भाई? रीढ़, यानी कि जो भाषा की रीढ़ है वो क्या माना जाता है? भाषा सीखने सिखाने या भाषा के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो कौन है? तो ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ पर प्रश्न पूछा है भाषा का जो मेरुदंड है वो किसको माना जाता है? तो देखना, भाषा का जो मेरुदंड है, क्या मित्रों, भाषा का जो मेरुदंड है वो बोली को माना जाता है या साहित्य को माना जाता है या व्याकरण शास्त्र को या काव्य शास्त्र को? तो मित्रों, भाषा का जो मेरुदंड है, जो भाषा की रीढ़ है, वो व्याकरण शास्त्र को माना जाता है। तो यहां पर हमारा प्रश्न क्लियर होता है मित्रों, कौन सा? और चलते हम अगले प्रश्न की ओर। देखें, अगला प्रश्न भी आ चुका है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि भाई साहब, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल अपन बात कर चुके हैं इसकी, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, इसके ऊपर विस्तार से बात कर चुके हैं अभी कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका 30 मई इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है व्याकरण शब्द है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो व्याकरण शब्द है ये कौन से लिंग का है? यानी कि जो व्याकरण शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? कौन सा लिंग है व्याकरण जो शब्द है? व्याकरण शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, आपको पता है कि व्याकरण है एक क्या है? शास्त्र है। व्याकरण क्या है भाई? एक शास्त्र है। तो यहां पर इसका जो है व्याकरण क्या होता है भाई? आपका पुल्लिंग शब्द होता है। कौन सा होता है भाई? पुल्लिंग शब्द होता है। कौन सा आपका व्याकरण जो शब्द होता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कौन सा? व्याकरण। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है शब्दानुशासन ही व्याकरण है। क्या शब्दानुशासन ही व्याकरण है? ये जो परिभाषा है एक किस विद्वान के द्वारा दी गई है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ये जो परिभाषा है एक किस विद्वान के द्वारा दी गई है कि शब्दानुशासन ही व्याकरण, अर्थात शब्द क्या होने चाहिए भाई? अनुशासन में हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो मित्रों, यहाँ पर ये जो परिभाषा है ना, ये हमारे महर्षि पाणिनि, क्यों कौन मित्रों? जो महर्षि पाणिनि है, इन्होंने ये परिभाषा दी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। कौन? महर्षि पाणिनि। इन्हें हम संस्कृत के यानी कि व्याकरण के आदि आचार्य भी मानते हैं। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छा। ध्यान से पढ़ना है आपको प्रश्न को। देखना कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 343 में है, अनुच्छेद 344 में है या फिर अनुच्छेद 351 में, या इसका कोई उल्लेख नहीं है? तो मित्रों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लिखित रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा का जो उल्लेख है वो राजभाषा के रूप में है, अनुच्छेद 343 में। चले अगला प्रश्न देखिए मित्रों। अगला प्रश्न है व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग होते हैं? जो व्याकरण शब्द है इसमें उपसर्ग कितने होते हैं मित्रों? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? व्याकरण जो शब्द है यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो यदि विश्लेषण करने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होता कि जो व्याकरण शब्द है जब हम इसका विश्लेषण करेंगे, क्या करेंगे तो विश्लेषण करेंगे, तो यहाँ पर देखना वी धन कौन सा आपका भाई? आ, वी धन आ। और यदि बात की जाए मित्रों तो यहां पर आपका क्री भी निकलता है, और क्या मित्रों? अन। और यहां पर हम इन दोनों की जगह करण शब्द का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है? तो मित्रों यहां पर 2 उपसर्ग है, एक तो कौन सा? वी, और एक कौन सा आपका? आ हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाए? 2 उपसर्ग है। क्या मित्रों? 2 उपसर्ग किसमें? व्याकरण शब्द में। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़ने के लिए कि अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी? जो अपभ्रंश भाषा थी उस समय जो स्वरों की संख्या थी वो कितनी थी? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है मित्रों। 11 थी, 10 थी,
8 ती या फिर 33 ती? बताइए मित्रों इसका सही जवाब यदि आपको आता है, इसका सही जवाब क्या है? तो ध्यान देखिए मित्रों, इसका जो सही जवाब है वो 11 है, 10 है, 8 है या फिर 33 है। बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? 8 हो जाएगा। क्योंकि देखना, जब अपभ्रंश भाषा थी उस समय जो स्वरों की संख्या थी, कौन कौन से उसमें स्वर थे देख लीजिए। उसमें क्या था मित्रों? अ था, अ, आ, ई, बड़ी ई, और क्या था आपका? छोटा ऊ, और कौन सा मित्रों आपका? ऊ। इसी के साथ यदि चर्चा की जाए तो वहां पर क्या था? ए, और क्या था मित्रों आपका? ओ था। ए और क्या था मित्रों? ओ था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और कितने भाई? 8। ये 8 स्वर क्या थे? अपभ्रंश भाषा में थे। इसके बाद जब हिंदी भाषा इसका उद्भव हुआ, हिंदी भाषा में इसका उद्भव हुआ मित्रों, तो जैसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ उसमें एक स्वर जुड़ा मित्रों, कौन सा आपका? री जुड़ा। कौन सा स्वर जुड़ा भाई? री स्वर जुड़ा। और री स्वर जुड़ते संख्या कितनी होगी मित्रों? 9 हो गई। उसके बाद 2 स्वर और इसमें जुड़े, वो कौन कौन जुड़े मित्रों? आई, और कौन से जुड़े भाई? औ। आई और औ जुड़े, और इसी कारण इन दोनों स्वरों को हम क्या कहते हैं भाई? नवीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? इन्हें हम नवीन स्वर भी कहते हैं। तो अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी थी भाई? 8 थी। कितनी थी? 8 थी। जब हिंदी भाषा में कितने? री जुड़ा, री के बाद आई और क्या जुड़ा मित्रों? औ जुड़ा, और संख्या हो गई कितनी? 11। यहां पर संख्या हो गई किसमें? हिंदी भाषा में। नवीन स्वर इन दोनों को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्रश्न था वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न क्या है आपका? 47वां प्रश्न है, किसी देश के बहुसंख्यक, ध्यान से देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, यानी कि जिस देश में सर्वाधिक व्यक्ति जिस भाषा को बोलते, जिस देश में सर्वाधिक व्यक्ति जिस भाषा को बोलते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, वो भाषा क्या कहलाती है, वो भाषा क्या बन जाती है। तो मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि किसी देश में बहुसंख्यक बहुत ज्यादा व्यक्ति जिस भाषा को प्रयोग में ले रहे हैं, वो भाषा क्या बन जाती है मित्रों? राष्ट्रभाषा। क्या होती भाई? राष्ट्रभाषा। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन इसका कहीं भी लिखित में उल्लेख नहीं है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। आपका जो प्रश्न है वो क्या कहता है भाई? आपका प्रश्न यह कहता है कि व्याकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग, क्या व्याकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि पाणिनि के द्वारा अपने किस ग्रंथ में किया है? कि जो पाणिनि ने इसका जो आपको पता होगा व्याकरण शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने, इसने क्या था भाई? महर्षि पाणिनि ने। लेकिन यहां पर पूछा गया है इन्होंने अपने किस ग्रंथ में इसका प्रयोग किया है। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि जो महर्षि पाणिनि इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा भाई? अष्टाध्यायी है। कौन सा भाई? अष्टाध्यायी ग्रंथ में इन्होंने व्याकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और इसीलिए महर्षि पाणिनि को व्याकरण का आदि आचार्य कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये था आपका 48वां प्रश्न। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न। ध्यान से देखिए मित्रों, हिंदी के पाणिनि की संज्ञा किसे दी गई है? बिल्कुल अभी बहुत अच्छा प्रश्न था, इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी कि हिंदी के पाणिनि की संज्ञा किसे दी गई है। बिल्कुल डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को, पंडित कामता प्रसाद गुरु को, या डॉक्टर हरदेव बाहेरी को? इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों क्या? पंडित कामता प्रसाद गुरु को। क्या मित्रों? पंडित कामता प्रसाद गुरु को संज्ञा दी गई किसकी? हिंदी के पाणिनि की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। प्रश्न क्या है? व्याकरण के अंग है कि व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के अंग 2 है, 3 है, 5 है या फिर 1 है? यानी कि जो व्याकरण है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? हिंदी भाषा व्याकरण के अंग कितने होते हैं? यहां पर इसका अंतिम प्रश्न है मित्रों। ध्यान दीजिए मित्रों, व्याकरण के जो अंग होते हैं, व्याकरण के अंग की यदि चर्चा की जाए, क्या मित्रों? यदि व्याकरण के अंग की चर्चा की जाए तो व्याकरण के जो अंग होते हैं ना, व्याकरण के अंग होते कितने मित्रों? 3 होते हैं। व्याकरण के जो अंग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 3 अंग हो जाएंगे। किसके? व्याकरण के। एक तो होता है कौन सा? वर्ण विचार।
एक तो कौन सा आपका वर्ण विचार, पहला जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, वर्ण विचार आपका पहला। और यदि बात की जाए इसके दूसरे की मित्रों, तो इसका जो दूसरा है वो कौन सा है भाई, आपका शब्द विचार। दूसरा कौन सा हो जाएगा, शब्द विचार, शब्द विचार है। और यदि तीसरे अंग की चर्चा की जाए मित्रों, यदि तीसरे अंग की इसकी चर्चा की जाए, तीसरा अंग कौन सा है, तो आपका तीसरा जो अंग हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वाक्य विचार। कौन सा होता है मित्रों, वाक्य विचार। तो जो संपूर्ण व्याकरण है ना, हिंदी भाषा की जो संपूर्ण व्याकरण है, व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक कौन सा आपका वाक्य विचार। तो यहां जो हमारा सही आंसर था वो क्या था भाई, 3 था कि व्याकरण के जो अंग है, अंग कह दे या विभाग कह दे, व्याकरण के अंग कह दे या विभाग कह दे कि व्याकरण के अंग कितने हैं या व्याकरण के विभाग कितने, तब भी हमारा आंसर जो होने वाला है मित्रों वो क्या होने वाला है, 3 यहां पर हमारा आंसर होने वाला है। तो मित्रों यहां पर हमने आज जो चर्चा की वो हिंदी भाषा व्याकरण के केवल सामान्य परिचय की हमने यहां पर चर्चा की। उसके कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहां पर लेके आया था मित्रों। और यहां से देखिए हमारा पहला ही बिंदु प्रारंभ होगा, वो कौन सा हो जाएगा भाई, वर्ण विचार। वह बिल्कुल हम यहां पर 0 से चलने वाले मित्रों। तो हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय हमने यहां पर देखा। अब यहां पर बात करें किसकी मित्रों, वर्ण विचार की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही मित्रों। आप जुड़े रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और अपने आप को कोरोना से बचाते रहे मित्रों, क्योंकि अब आपको करना क्या है, पढ़ना है। और प्रश्नोत्तरी बिल्कुल अच्छे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपकी आने वाली है मित्रों। और आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।